आज की कहानी का शीर्षक है षड्यंत्र। आज सुबह सुबह जब अरुण अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी आरती बर्तन धो रही थी। गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ आरती, किसी बात से नाराज हो क्या? अरुण ने पूछा तो आरती मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हैं आप कि हम बाकी लोगों की तरह एक दिन घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे बबलू और मिली भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप तो जो टस से मस ही नहीं होते हो। उसकी पत्नी आरती बोलती जा रही थी, लेकिन अरुण को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नजरअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर आरती बोली, कल ही हमारी सहेली का फोन आया था, लंदन घूमने गए हैं वे लोग। ये देखो वहाँ की कितनी अच्छी अच्छी फोटोएं भेजी है उसने, क्या नजारा दिखता है इसका। सोचो अगर फोटो इतनी खूबसूरत है तो सामने से कितना अच्छा लगता होगा, कितना मजा आता होगा। आरती ने अपने मोबाइल में फोटो दिखाते हुए अपने पति अरुण से कहा तो अरुण बोला, अरे आरती, इन हाई सोसाइटी के लोगों का क्या ही कहना, इनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देती है, उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो तुम दूरी बनाकर ही रखा करो, वही बेहतर है, जो अपनी फोटो दिखा दिखा कर तुम्हें ललचाती हैं और दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। अरुण ने कहा तो आरती अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे कहाँ मैं लंदन जाने को कह रही हूँ, कम से कम इंडिया तो घुमा ही सकते हैं ना आप हम लोगों को। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी बोलती रहूं। आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़नी है, इस हुई अखबार से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। आरती ने गुस्से से कहा तो अरुण बोला, अरे तुम मेरी अखबार के साथ सोतन सा व्यवहार क्यों करती हो? बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर अरुण ने बात टाल दी। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दिन अरुण जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे देखकर आरती परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ऑफिस में क्या हो क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो अरुण बोला, बताने को तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए अरुण ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोलकर देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर आरती बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं बोला तो आरती ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थी। अविश्वसनीय भाव भंगिमा में उसने अरुण की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो अरुण मुस्कुराते बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज भी मिला है। यह सुनकर आरती को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर अरुण ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी आपके इस निठल्ले पति ने। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर आरती ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की ही फ्लाइट है, इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए आरती रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी अरुण बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगा, तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जैसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद लेंगे। अरुण के इतना कहने की देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टाइगर भी भौंकने लगा। उसी समय अरुण और आरती का ध्यान भी उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर अरुण बोला, आरती, हम विदेश घूमने तो जाएंगे पर टाइगर को कहाँ छोड़ेंगे? फिर आरती भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टाइगर को नानी के घर पर छोड़ देते हैं,
इससे पहले कि आरती कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगा दिया और अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? आरती ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक है। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि टाइगर को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। आरती की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वह क्या है ना, तेरी भाभी भी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं, तुम लोग वहाँ का पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर आरती ने मुझे मन से फोन रख दिया। अगले दिन अरुण ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौट आया। अरे अरुण, टाइगर को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? आरती ने पूछा तो अरुण बोला, नहीं आरती, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे बाप, इतने पैसे? आरती ने हैरानी से पूछा तो अरुण बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे, घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वह भी कम से कम एक दिन के 1000 रुपए लेगा, और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। यह बात सुनकर आरती और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर अरुण बोला, अगर कोई इंतजाम न हुआ तो हम विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। यह सुनते ही उनका बेटा बबलू बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे आप, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसा कहकर नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। तभी आरती बोली, क्यों न गांव से अपनी माँ को बुला लिया जाए? तभी अरुण बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ कैसे रह सकती है, वह भी अकेली? तो आरती ने कहा, अरे अरुण, एक बात सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही टाइगर की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दिया करेंगी। आरती की बात सुनकर अरुण बोला, अच्छा लेकिन आरती, तुम्हें भी तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था। हम यहाँ ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज हमें जरूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, यह तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो आरती बोली, वह सब मैं नहीं चाहती, इसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने जा रहे हैं कि उन्हें हम घर और टाइगर की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी अम्मा को फोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए आरती ने अरुण के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे बस तुम सबको याद कर रही थी, शांति देवी ने कहा। तो अरुण बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आओ। तो शांति जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो आरती और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा वहाँ आना तो संभव नहीं है। तभी अरुण के हाथ से फोन लेते हुए आरती बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर ही लुटा देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी तो आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, शांति जी ने कहा। तो आरती बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे, बबलू और मिल्ली को आपकी बहुत याद आ रही थी और दोनों रोने लगे। अब बच्चे जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि उन्हें अपनी छुट्टी दादी के साथ ही बितानी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया, यह देखकर शांति जी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। वे खुद को रोक भी नहीं पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष हो गए थे शांति जी को पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की थी शांति जी। पति के जाने के बाद शांति जी गांव में अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती तो शांति जी हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था।
उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर खर्चा निकालने के लिए काफी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए शांति जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसियों को भी बुला लिया था। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर शांति जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफर के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। इस स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरी तो बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों को प्यार और अपनापन देखकर शांति जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टाइगर उन पर भौंकने लगा, लेकिन शांति जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर आरती तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उसके जाने के बाद टाइगर को शांति जी के साथ ही तो रहना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली शांति जी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। उसकी बहू आरती उनकी खूब खातिरदारी कर रही थी। अरुण उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था तो वहीं दोनों बच्चों ने अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा था। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन आरती शांति जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टाइगर को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम टाइगर को पार्क में सैर करवाने के लिए भी ले जाना पड़ता है। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टाइगर भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते ही शांति जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से आरती की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम सब लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू बर्फी भी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, कहते हुए अपने बैग से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से बबलू और मिली को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी आरती हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ जी, वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली है कि वे लोग भी विदेश घूमना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन शांति जी ये सुनकर और भी अचंभित हो गई तो अरुण बोला, वह क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया है, हमें कल सुबह निकलना है तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह शांति जी को टाइगर के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर शांति जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टाइगर को बड़े प्यार से नहलाया। आरती के बताए अनुसार उन्होंने टाइगर का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपनी खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टाइगर खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के जाने के कारण उदास हो गया था। तो शांति जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो टाइगर भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाने लग गया। अब तो हर बार शांति जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती थी और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। शांति जी का किसी से बात करने का दिल नहीं करता तो टाइगर से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज सुबह शाम टाइगर को पार्क घुमाने ले जाती तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद आता था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कह के बुलाते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो खेलते, कभी कैरम, तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी शांति जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टाइगर के साथ खेलने लगते। शांति जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी वही उन बच्चों को दे देती तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में कब दिन निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी देर हो गई थी
लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने शांति जी से कहा तो शांति जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसके पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुपचाप हो गया और शांति जी उसके साथ उसकी भाषा में ही बोलने लगी तो वह भी खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों शांति जी को धन्यवाद करते हुए थक नहीं रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वे रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, यह परेशान नहीं करेगा। कहते हुए शांति जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो वे लोग आए हैं न ही उन्होंने फोन करके उनको कुछ बताया है यह पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। शांति जी ने अपने बेटे अरुण को फोन किया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए शांति जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक सुबह जब शांति जी टाइगर को पार्क लेकर गई तो वहीं आती ही सहेली अंजू भी पार्क में आई। टाइगर के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हो गई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह आरती की सासू माँ है जो गांव से आई है। तो अंजू उससे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं आरती की सहेली हूँ, यही पास में रहती हूँ, अंजू ने कहा। तो शांति जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देने लगी। तो अंजू बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, नहीं तो मेरी सहेली आरती का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो शांति जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटी। फिर अंजू ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, अच्छा यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? यह तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने जा रहे हैं। तो अंजू ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो आरती ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना लग ही जाएगा। तो शांति जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर अंजू वहां से चली गई, लेकिन शांति जी सोच विचार में पड़ गई। टाइगर को लेकर वह घर वापस लौटने लगी, तभी देखा मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वे जल्दी से वहां गई और कारण पूछने पर पता चला उसी मोहल्ले में रहने वाले दीनानाथ के घर में चोरी हो गई है। अगले सप्ताह उनकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चुरा कर ले गए हैं। यह सुनकर शांति जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे, यही सोच में डूबी हुई टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तभी फोन की बेल बजी। शांति जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे अरुण की आवाज थी, प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? टाइगर ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो शांति जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। टाइगर तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो अरुण ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, अब वहाँ संभाल लेना। कहते हुए अरुण ने फोन रख दिया तो पीछे से आरती ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना? हाँ आरती, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टाइगर भी। तो आरती खुशी से बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक पंथ 2 काज हो गए। टाइगर को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चित होकर कुछ दिन यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ आरती, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टाइगर को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख हो जाता, अरुण ने कहा। फिर आरती बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन तो आती ही है, इससे ज्यादा पैसे वह क्या करेंगी? अरे आरती, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन अरुण, तुम्हारी माँ पैसे देगी तो ना?
आरती ने पूछा तो अरुण बोला, अरे देगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे जरूरत है। और मेरी प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहा है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ अरुण को लग रहा था कि उसने फोन काट दिया है, जबकि फोन अब भी चल रहा था और अरुण और आरती की सारी बातें शांति जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद ही इतना नीचे गिर सकती है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए वह सोचेगी। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा अरुण तो ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफी देर वह यूं ही गुमसुम बैठी हुई आंसू बहा रही थी, न भूख लगी न प्यास। अरुण के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टाइगर की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से शांति जी ने अपने आंसू पोंछे और टाइगर के लिए खाना ले आई। लेकिन टाइगर हमेशा शांति जी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसलिए न चाहते हुए भी शांति जी को भोजन के दौड़ने वाले लेने ही पड़े। शाम के समय जब शांति जी बाहर निकली तो पता चला दीनानाथ जिसके घर में चोरी हुई थी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह सुनकर शांति जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन दीनानाथ अस्पताल से घर वापस लौटा तो शांति जी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। तो दीनानाथ बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं कितने दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से ये खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी, क्या करूँ समझ नहीं आता। कहते हुए दीनानाथ फूट फूट कर रो पड़ा। दीनानाथ की हालत देखकर शांति जी द्रवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, शांति जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर शांति जी से रहा न गया। अगले दिन अपने गांव फोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख भेजने को कहा और ये भी कहा कि गांव आने के बाद वो लौटा देंगी। अब शांति जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले ही दिन पैसे उनके घर पर पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर शांति जी दीनानाथ के घर पर गईं और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह कहकर दीनानाथ बोला, अरे यह क्या है। खोल कर देखा तो पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे। तो शांति जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर दीनानाथ बोला, अरे नहीं नहीं, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। शांति जी ने कहा तो दीनानाथ भरी आंखों से बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो शांति जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने शांति जी के इस कदम की खूब तारीफ करी। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी दीनानाथ की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी शांति जी घर पर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू आरती का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरे अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, शांति जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह शांति जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनके पति की बरसी थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूड़ी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। टाइगर को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेककर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी।
तभी उनकी नजर वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वह खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही शांति जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नजर उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था कौशल्या देवी। यह देखकर उनका कलेजा धक्क से रह गया। कौशल्या, तुम मेरी सहेली कौशल्या हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए कौशल्या जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। यह सब कैसे हो गया कौशल्या? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी, गांव छोड़कर उनके साथ शहर आई थी और बहुत आराम से रहती थी। तो कौशल्या जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं शांति, दोनों बेटों की बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे। फिर दोनों बेटे बहुए मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया है तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा देने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू भी अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार करने लगे। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। 2 बेटों के होते हुए मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। कहते हुए कौशल्या जी फूट फूट कर रोने लगी। शांति जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तो मेरे साथ चलो। शांति जी अपनी सहेली को घर लेकर आ गईं। कौशल्या, मैं नाश्ता बनाती हूँ, अब तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बच्चों के लिए लेकर आई थी लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं है लड्डू खाने के लिए, विदेश जो जाना था उन्हें। कहते हुए शांति जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। शांति जी ने दरवाजा खोला तो सामने अरुण और आरती खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर आरती प्रश्नवाचक निगाहों से शांति जी की ओर देखने लगी। शांति जी बोली, बहू ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। शांति जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरती चिल्ला पड़ी, हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर चले आओ। और वैसे कितने दिनों से चल रही है ये समाज सेवा? ये तुम क्या कह रही हो बहू? शांति जी हैरानी से बोली। तो अरुण ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है आरती, यह हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है। यह सुनकर शांति जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और बोली, वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह मेरा घर नहीं है, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने घर की देखभाल के लिए बुलाया था। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और टाइगर की रखवाली कर सकूं? एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ पर लेकर आई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुकी है तो इस चौकीदार का क्या काम? तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गाँव में, मेरे गाँव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए शांति जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी तो बबली और मिली दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर शांति जी दोनों बच्चों को चूमती हुई बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जो अपने बच्चों की सेवा करते हैं और उनका भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में वे अपनी औलाद से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वे अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं। इसलिए तुम दोनों अपनी मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। शांति जी की बात सुनकर आरती और अरुण को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी शांति जी अपनी बहू आरती से बोली, यह देखो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आरती ने कहा,
तो शांति जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ पड़ा जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो अरुण बोला, माँ हमने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो शांति जी बोली, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए। और बहू तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद करने ना आती। अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ। और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना, जब मांगोगे मैं दे दूंगी। शांति जी की यह बात सुनकर अरुण और आरती शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए शांति जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली तो अरुण और आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय साथ में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी। सामने से आते हुए दीनानाथ ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने जो हम पर उपकार किए हैं वह हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कहते हुए वह शांति जी के चरण छूने लगा तो शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय बबलू और मिली के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक ही स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर शांति जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी अरुण और आरती उनके सामने भरी आंखें लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरुण बोला, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ हमने गलती की है ऐसी जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन आप तो माँ है ना जो अपनी औलाद को हर छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ करती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माँ, बस एक मौका और दे दो अपनी सेवा करने का। तो आरती बोली, माँ जी हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए, मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो शांति जी ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहीं पर खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगे। शांति जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टाइगर ने उनका पल्लू पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही शांति जी की आंखें फिर से भर आई, लेकिन वह खुद को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती थी, इसलिए फिर स्वयं को संयमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और कौशल्या जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तभी टाइगर भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग टाइगर का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। शांति जी उसे लाख मनाने की कोशिश करी, लेकिन वह उनसे दूर जाने को तैयार नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर शांति जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे न समझे, लेकिन यह बेजान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टाइगर मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए शांति जी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और वे लोग अपने गांव की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह की और नई नई कहानियां सुनने के लिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।